अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन शुरू कर दिया था और उसका फर्स्ट स्टेप यानी हाउ डू वी ब्रीद, हम एयर अंदर कैसे लेते हैं इनटू द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर और हम बाहर एयर कैसे छोड़ते हैं फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, उसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं, कैसे इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, कैसे एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। वी टॉक्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म। नाउ स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज कि हम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं नॉर्मली, फोर्सफुली, कितनी एयर हम बाहर छोड़ सकते हैं, यानी कि हमारे लंग की रेस्पिरेशन की क्या वॉल्यूम्स हैं, क्या कैपेसिटीज हैं। सो दे आर टुगेदर कॉल्ड पल्मोनरी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, यानी हम कितना ब्रीद कर सकते हैं, कितना एक्सेल कर सकते हैं, कितना इनहेल कर सकते हैं, कैपेसिटीज। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर अपने को समझ में आ जाए तो अपना कुछ भी गलत नहीं होगा। सो इट्स अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक आई वुड से। पहले हम वॉल्यूम्स पढ़ेंगे और फिर हम कैपेसिटीज पढ़ेंगे। नाउ इसको अगर मेरे को आपको सिंपली समझाना है, अगर किसी के सांस में दिक्कत होती है, कोई लंग की डिजीज होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह से, और वो इंस्ट्रूमेंट में एक ओपनिंग होती है, उसे बोला जाता है कि इसको आप आपके माउथ में, मुंह में अंदर ले लीजिए और उसको फिर बोलते हैं कि आप सांस अंदर लो जितनी ले सकते हो या बाहर छोड़िए, जो भी प्रोसेस के बारे में पता करना है। वो सांस जब अंदर खींचता है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट्स, उस पर कैलिब्रेशंस होते हैं, मार्किंग होती है। जैसे ही वो सांस अंदर खींचता है वो लिवर पुल होता है और उस इंस्ट्रूमेंट में मार्किंग आ जाती है कि उस इंसान ने 100 ml अंदर लिया है, 200 ml अंदर खींचा है, कितना। इससे हमें पता चल जाता है कि उसके लंग्स बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, वो उतना अच्छे से नहीं ले पा रहा है। जैसे स्मोकर्स होते हैं, उनके लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो अगर उस इंस्ट्रूमेंट से एयर अंदर खींचेंगे तो वो उतनी एयर नहीं ले पाएंगे जो नॉर्मल पर्सन, अ नॉन स्मोकर, अ हेल्दी पर्सन कैन ब्रीथ। सो इस तरह से हम लंग की कैपेसिटी, रेस्पिरेशन की कैपेसिटी को पता लगा सकते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्पायरोमीटर। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर हमें इनका क्लिनिकल असेसमेंट करना है, हमें पता करना है क्लिनिकली, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? लेट अस राइट assessed, that means these volumes and capacities are assessed by spirometer. Now this is a direct question, spirometer। जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, हार्ट की साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, ऐसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को मेजर किया जाता है स्पायरोमीटर से, और इस साइंस को कहते हैं spirometry। This process is called spirometry. Now let us first talk about the respiratory volumes and then we will talk about the respiratory capacities. Respiratory और pulmonary वो एक ही बात है, volumes। इसमें हमें स्टूडेंट्स 4 volumes पता होनी चाहिए, we should know 4। Let us talk about all of them one by one। First is called tidal volume। हम पहले इन सब वॉल्यूम्स को पढ़ेंगे और फिर हम एक ग्राफ बनाकर भी इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। नाउ व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इन सब को एक एब्रिविएशन दिया जाता है, सो टाइडल वॉल्यूम इज कॉल्ड टीवी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब है, एक नॉर्मल ब्रीदिंग करने के टाइम, चाहे हम सांस अंदर लें, इनहेल करें या बाहर छोड़ें, एक्सेल करें, हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग में जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं और या एक्सेल कर सकते हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। और एक सांस में नॉर्मली हम आधा लीटर यानी 500 ml एयर अंदर लेते हैं और 500 ml एयर बाहर छोड़ते हैं। सो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर that is inspired
और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। हम फोर्सफुली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। दिस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। अब इसमें जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे मेन क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग एंड इट इज हाउ मच? इट इज अबाउट 500 ml। जितनी भी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हम पढ़ने वाले हैं उनमें से सबसे कम वैल्यू यही होती है। सो लेट मी राइट दैट दिस इज द लोएस्ट वैल्यू आउट ऑफ ऑल द पल्मोनरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स। हम देखेंगे अभी। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस वॉल्यूम या कैपेसिटी का मेजरमेंट लोएस्ट होता है, टाइडल वॉल्यूम का। नाउ जो 500 ml हम ब्रीद इन कर रहे हैं उसमें से पूरी की पूरी एयर एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचती। कितनी पहुंचती आइए देखें। इसमें से स्टूडेंट्स जो 350 ml है, अब यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ml यूनिट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। 500 दे देंगे और यूनिट अलग अलग होगी चारों ऑप्शंस में, तो आपको नंबर और यूनिट दोनों याद रखने हैं। इसमें से जो 350 ml एयर है ये एल्वियोलाई तक पहुंचती है, जो एक्चुअली अवेलेबल है ब्लड के साथ एक्सचेंज करने के लिए। सो दिस रीचेज एल्वियोलाई। क्वेश्चन आता है रीचेज एल्वियोलाई, और इसीलिए इसे कहेंगे एल्वियोलर वॉल्यूम या एल्वियोलर एयर और एल्वियोलर वॉल्यूम। दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर which reaches the alveoli in one breath. Normal inspiration, normal expiration. So this much reaches. Now remaining 150 ml जो है वो फिर कहाँ गई? वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, उनमें ट्रैप हो जाती है, वहां पे रुक जाती है, एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचती, वो कंडक्टिंग पार्ट में रहती है, यानी कि इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सचेंज विद द ब्लड। सो remaining 150 ml, this is we can say that this remains in the respiratory tract, conducting part में, this is not available for exchange। और जो कंडक्टिंग पार्ट होता है स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कंडक्टिंग पार्ट है, उसे एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। डेड स्पेस इसलिए क्योंकि उस स्पेस के थ्रू एक्चुअल CO2 O2 का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी वो एक तरह से डेड की तरह है। सो इस वॉल्यूम को कहेंगे एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। सो दिस इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम 150 ml। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो डेड स्पेस में ट्रैप रहती है, और डेड स्पेस क्या है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है जहां से एक्सचेंज नहीं हो रहा उसे एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml, जिसमें से 350 इज द एल्वियोलर एयर विच रीचेज द एल्वियोलाई अवेलेबल फॉर एक्सचेंज, एंड 150 विच गेट्स ट्रैप्ड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सचेंज इज द डेड स्पेस वॉल्यूम। डायरेक्ट क्वेश्चंस ये सभी पूछे जाते हैं। नाउ यहां पर एक टर्म और हम पढ़ लेंगे एंड दैट इज व्हाट इज मिनट वॉल्यूम और मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। मिनट वेंटिलेशन मतलब एक मिनट में हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं। बहुत सिंपल है इसे कैलकुलेट करना। हम जानते हैं कि एक सांस में हम 500 ml अंदर ले रहे हैं और एक मिनट में हम 12 to 16 टाइम्स ब्रीद करते हैं, यानी कि 1 मिनट में हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सेल करेंगे? टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स? 500 ml इंटू 12 to 16, that comes out to be approximately 6000 to 8000 ml, यानी एक मिनट में, दिस इज पर मिनट, हाउ मच एयर वी आर ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम,
जिसको हमने एयर एल्वियोलर वॉल्यूम एंड डेड स्पेस वॉल्यूम दो में डिवाइड किया और हमने पढ़ा व्हाट इज मिनट वॉल्यूम. दिस इज टीवी मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट per minute amount of volume taken inside or given outside. Now let us see the second volume. What is second volume? Now the second volume is, students, it is called inspiratory reserve volume. इसका शॉर्ट फॉर्म है IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. बहुत इजी है इसको अंडरस्टैंड करना. नॉर्मल इंस्पिरेशन में हमने 500 ml ले ली, लेकिन अगर हम इस नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुली और इंस्पायर करना चाहें और एयर अंदर लेना चाहें तो वो जो वॉल्यूम हम ले सकते हैं उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन में 500 ml लिए, बट अभी भी हमारे पास रिजर्व है इतना जिस एयर को हम अंदर जरूरत पड़ने पर फोर्सफुली ले सकते हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द एडिशनल और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन. नॉर्मल इंस्पिरेशन में तो 500 ml ले ही लिया है, लेकिन फोर्सफुली इंस्पायर करके अभी भी और कितनी ले सकते हैं? 2500 to 3000 ml. This much more extra air can be taken inside by forceful. वहां था नॉर्मल, ये है फोर्सफुल इंस्पिरेशन. सो दिस इज IRV. इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और थर्ड जो वॉल्यूम है दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. रिजर्व वॉल्यूम शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, अब आप बना सकते हैं खुद ही, ERV. नॉर्मली कितनी एक्सेल कर रहे हैं? वही सेम टाइडल वॉल्यूम यानी 500 ml. बट अगर हम फोर्सफुल एक्सपायर करें, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एब्डोमिनल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इनको यूज करके अगर हम धक्का देके एयर और बाहर फेंकना चाहें तो हम कितनी और थ्रो कर सकते हैं? दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो व्हाट इट इज? इट इज सेम डेफिनेशन हो जाएगी, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड. वहां इंस्पायर्ड है, यहां एक्सपायर्ड हो जाएगा. दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन. ऑलराइट, यानी 500 ml बाहर ब्रीद आउट करने के बाद हम और कितना कर सकते हैं? ये होती है स्टूडेंट्स 1000 to 1200 ml. इसका एवरेज मानते हैं 1100 ml. So this is the extra amount that can be expired. Now the next volume, and that is the residual volume. Now what is residual volume? हम एक बार इन सबको पढ़ के फिर हम एक साथ एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम सारा जिस्ट एक साथ लिख लें. This is called RV. Now this is very interesting. हमने सांस अंदर ली, 500 ml अंदर लिया, फिर हमने बाहर छोड़ी, तो पहले हमने कितना बाहर फेंका? वही जो 500 लिया है वही 500 टाइडल वॉल्यूम बाहर एक्सेल किया. फिर हमने फोर्सफुली ये 1100 को भी बाहर थ्रो कर दिया. इस केस में जब हमने फोर्सफुली पूरा एक्सपायर कर दिया तब भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता कि अब लंग्स के अंदर कोई एयर ही नहीं बची है और लंग्स कोलैप्स कर जाएं. अभी भी लंग्स में कुछ ना कुछ एयर बचती ही बचती है, यानी ये वो एयर है जो कभी भी एक्सचेंज नहीं होती ताकि लंग कोलैप्स नहीं हो. यानी कि इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इज द रेसिडुअल वॉल्यूम. ये रेसिड्यू है, यानी कि ये वो रिमेनिंग पार्ट है जिसको आप बाहर फेंक ही नहीं सकते हैं, वो हमेशा लंग्स में मौजूद रहेगा. सो व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? बहुत क्वेश्चन आता है. इट इज द वॉल्यूम of air that remains in the lungs. ये एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है. That remains in the lungs
इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पूरी हवा बाहर फेंकने के बाद भी लंग्स में जो एयर बच रही है, दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये होती है स्टूडेंट्स अराउंड 1200 ml इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इट रिमेन्स इन द लंग्स एंड दिस इज 1200 ml। कुछ बुक्स 1000 to 1200 लिखती हैं, ये एवरेज वैल्यूज हैं विच वी हैव टू लर्न। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स। जितनी हम नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं IRV, नॉर्मल एक्सेल करेंगे टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली एक्सेल करेंगे ERV, फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद भी जो बचेगी लंग्स में दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम पढ़ेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज। So these are the respiratory volumes which we have studied. Now let's see what is the respiratory capacities that we have. So now we'll talk about the respiratory और pulmonary capacities. इसमें students हमें 5 capacities पढ़नी है, volumes 4 थी और capacities हमें 5 पढ़नी है। Now this is again very interesting and very easy to remember. आइए पहले पढ़ते हैं हम सबसे पहली फर्स्ट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसका शॉर्ट फॉर्म्स आपको सबके लर्न होने चाहिए, IC। नाउ IC इज वेरी सिंपल, हम टोटल कितना इंस्पायर कर सकते हैं, क्या कैपेसिटी है हमारी लंग्स की, क्या है कैपेसिटी स्टूडेंट्स। एक तो वो 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल ब्रीथ करेंगे वो, प्लस जो एक्स्ट्रा कर सकते हैं यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी है एयर को इंस्पायर करने की। और ये हम कब इंस्पायर करेंगे, जब हम नॉर्मल सांस छोड़ दें। अगर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करें उसके बाद हम मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, एक तो वो जो छोड़ी है 500 ml वो ले सकते हैं, प्लस जो रिजर्व है इंस्पायरेटरी रिजर्व वो भी ले सकते हैं। सो इट इज द वी कैन से मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक बार नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हम मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, एक तो वो जो छोड़ी है यानी टाइडल वॉल्यूम वापस ले लेंगे, प्लस जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी। सो वी कैन से दैट, ये ध्यान रखिएगा, IC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसके फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये होती है 500 ml और ये होती है 2500 to 3000, दोनों को ऐड करें तो 3000 to 3500 ml। दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद हम मैक्सिमम इतनी एयर ले सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स ऑन द सेम लाइंस, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम कितनी बाहर छोड़ सकते हैं, एक तो वो जो नॉर्मली ली है यानी 500 ml और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 1100 ml है, तो वो हो जाएगी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आप थोड़ा सा समझ के पढ़ें तो इट इज वेरी इजी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आइए अब इसकी डेफिनेशन बनाएं हम। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। सो इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सेम इसी की तरह, EC इज इक्वल टू TV प्लस ERV।
ऑलराइट, दैट मीन्स ये है 500 ml और ये है 1100 ml, सो दिस इज गोइंग टू बी 1600 ml. दिस इज आवर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम जो हम छोड़ सकते हैं नॉर्मल सांस लेने के बाद. नाउ द थर्ड वन. थर्ड जो है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? रेसिडुअल वॉल्यूम. हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ना कहकर हम उसे कैपेसिटी कह देंगे. सो द थर्ड इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये है रेसिडुअल कैपेसिटी. पर कौन सी वाली रेसिडुअल कैपेसिटी? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? बहुत सिंपल है, याद रखना. रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद भी जो हवा लंग्स में बच जाएगी. फंक्शनल रेसिडुअल का मतलब है इसमें कुछ हवा ऐसी है, कुछ एयर ऐसी है जो फंक्शनल है, यानी जो काम आने वाली है, जो एक्सचेंज हो सकती है. रेसिडुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम लिखेंगे. अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद कितनी बची हुई है? एक तो वो जो हम अभी और छोड़ सकते हैं, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस वो जो कभी भी एक्सचेंज नहीं होगी, यानी कि 1200 ml वाली रेसिडुअल वॉल्यूम. सो दिस इज इक्वल टू रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस जो अभी भी एक्सपायर हो सकती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दोनों में डिफरेंस मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ. डेफिनेशन बहुत इजी है. रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब पूरी फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी जो लंग्स में बची है, और नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जो बचेगी वो फंक्शनल, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ पार्ट फंक्शनल है. सो रेसिडुअल वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद वाली वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद वाली वॉल्यूम. सो व्हाट इट इज? It is the volume of air that remains in lungs after normal expiration. वहां फोर्सफुल एक्सपायरेशन था या नॉर्मल एक्सपायरेशन है? यानी हमने नॉर्मली सांस छोड़ दी है, अभी हम कितनी और छोड़ सकते हैं? एक तो वो जो हमारी एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम है, प्लस जो हमेशा रहेगी यानी रेसिडुअल वॉल्यूम. नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ERV थी 1100 और रेसिडुअल वॉल्यूम होती है 1200. सो दिस इज गोइंग टू बी 2300 ml. ml वर्ड याद रखना स्टूडेंट, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है. सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल एक्सपायर के बाद टोटल जितना ले सकते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद टोटल जितना छोड़ सकते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल नॉर्मल छोड़ने के बाद अभी भी जो एयर लंग्स में बची हुई है. दीज आर द 3. आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट वाली कैपेसिटी को पढ़ेंगे. प्लीज नोट दिस डाउन. सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ वन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा आपसे क्योंकि सारी कैपेसिटीज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो इसी कैपेसिटी पे आता है. हमें याद सारी करनी है बिकॉज आपके कोर्स में कोई भी आ सकता है. सो द फोर्थ वन इज द वाइटल कैपेसिटी, दैट इज VC. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड से. मैं यहां पे 2-3 स्टार लगा देती हूं. Now what is vital capacity? Vital का मतलब होता है important, major, उसे हम vital कहते हैं. Vital capacity का मतलब है बहुत सिंपल है, मैक्सिमम छोड़ने के बाद कितना मैक्सिमम ले सकते हो, या मैक्सिमम लेने के बाद कितना मैक्सिमम एयर छोड़ सकते हैं. अब हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे. सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that, rather we can say it is the maximum volume of air that can be inspired after
फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी पूरा छोड़ने के बाद कितना हम पूरा ले सकते हैं, सबसे ज्यादा छोड़ने के बाद कितना सबसे ज्यादा ले सकते हैं। इसी डेफिनेशन को स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, दोनों तरह से लिख सकते हैं। नाउ हमने एक बार, हम इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं, हमने पूरी एयर छोड़ दी, अब हम कितनी अंदर ले सकते हैं आइए देखते हैं। सारी एयर पूरी कर दी है बाहर, रेसिडुअल वॉल्यूम तो कभी एक्सचेंज होगा नहीं, क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम 500 ml जो नॉर्मल इंस्पिरेशन से लेते हैं उसको ले सकते हैं, फिर हम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है उसे भी ले सकते हैं अंदर, ये पूरा हमने अंदर ले लिया। अब हम और क्या ले सकते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा फोर्सफुली एक्सपायर की थी, यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तो नॉर्मल है जो इंस्पायर करेंगे, ये फोर्सफुल इंस्पायर करेंगे, और जो फोर्सफुली एक्सपायर करी है वो भी तो हम दोबारा ले सकते हैं, यानी हम ये कॉम्बिनेशन दोबारा ले सकते हैं। सो दिस बिकम्स आवर फॉर्मूला। अगर डेफिनेशन उल्टी लिखते तो कि पूरा लेने के बाद कितना छोड़ सकते हैं, पूरा लेने के बाद नॉर्मल 500 ml छोड़ सकते हैं, प्लस ये वाली एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम बाहर छोड़ते, और फिर जो हमने मैक्सिमम अंदर ली थी वो भी, तो फॉर्मूला सेम रहता है, बस ये इधर आगे पीछे हम लिख देते हैं, एक ही बात है। नाउ हाउ मच इट इज, लेट अस कैलकुलेट। दिस इज 500 ml, दिस इज 2500 to 3000 ml एंड दिस इज 1100 ml। सो वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स अपनी, अगर हम 2500 से लेंगे सो 3000 एंड 4100, और अगर हम 3000 से लेंगे तो 35 एंड 4600। सो इसका एक एवरेज जो माना जाता है, दिस इज 3000, 4100 टू 4600। ये तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हो गई, बट एक्चुअली ये भी फिक्स नहीं होती है, ये भी कुछ बुक्स में 1000 to 1200 होती है, कुछ बुक्स में 1300 होती है, तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है 3500 to 4500 ml। सो दोनों ही हमको याद रखने हैं, ये तो आप इजीली खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू जो है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। एवरेज 3500 to 4500, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम जो अंदर ले सकते हैं मैक्सिमम छोड़ने के बाद, या मैक्सिमम जो छोड़ सकते हैं मैक्सिमम लेने के बाद। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ वन, एंड फिफ्थ इज द टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज TLC। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि टोटल लंग कैपेसिटी वो एयर जो मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद या मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद एयर लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है, कितनी टोटल कैपेसिटी है लंग्स की। पहले अगर हमको मैक्सिमम इंस्पिरेशन करना है तो पहले हमने मैक्सिमम एक्सपिरेशन किया होगा, यानी कि हमने 500 ml बाहर छोड़ी होगी, प्लस हमने 1100 बाहर छोड़ी होगी, देन हमने 500 ml सेम जो छोड़ी थी वो वापस ली होगी, फिर हमने 2500 to 3000 ml और ली होगी। ये तो हमने ली है जो हमारी वाइटल कैपेसिटी है, लेकिन लंग्स में इस समय कितनी मौजूद है ये तो है ही, प्लस 1200 जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो भी तो प्रेजेंट है। सो टोटल लंग की कैपेसिटी कितनी हो गई, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स एंड पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। टोटल की बात कर रहे हैं 500 ml इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। पूरी सांस जब हमने अंदर ले ली मैक्सिमम, तो कितना अभी भी लंग्स में मौजूद है, टोटल कितनी मौजूद है, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू पहले जो हमने नॉर्मल छोड़ी थी, फिर जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ी थी, फिर हमने नॉर्मल वापस ले ली, तो इसको तो हम एक ही बार कैलकुलेट करेंगे, फिर जो हमने एक्स्ट्रा ली
प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स के अंदर ट्रैप्ड है. सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला. नाउ यहां पर एक चीज और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम इस फॉर्मूले को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टीवी प्लस आईआरवी को क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. तो ये फॉर्मूला ऐसा भी बन जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस ईआरवी, और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी प्लस आईआरवी, एक ही बात है. तो ये तीन तरह से फॉर्मूला बन जाएगा. इन दोनों को मिलाकर आईसी कहते हैं, तो आईसी प्लस ईआरवी, या इसको और इसको मिलाकर ईसी प्लस आईआरवी, एक ही बात है. ऐसे ही पहले हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं. ये आएगी स्टूडेंट्स कितनी, 500, देन 1100, 511, 1600, 1600 प्लस 1200, 2800, 2800 एंड 3000, अप्रॉक्सीमेटली 5800 ml. इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, आइए अपन लिख लेते हैं. इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी. ये पूरा का पूरा क्या है, ये तो यही चीज है, यानी दिस इज वाइटल कैपेसिटी. सो दिस इज वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी. ये भी एक तरीका है इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का. तो इस तरह से फॉर्मूले अलग अलग करके इस पे क्वेश्चंस आते हैं. इनमें यूनिट इंपॉर्टेंट है कि ये सब ml में नापी जाती हैं. सेकंड, इनके कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम एक साथ अभी लिख लेते हैं. और वैल्यू इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इंडिविजुअली लर्न किया है तो आप वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक ग्राफ इसका किस तरह से पूछा जाता है और एक टेबल में इन सबको एक साथ लिख लेंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस ड्रॉ द ग्राफ टू रिप्रेजेंट ऑल द वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज टुगेदर. कैसे ग्राफ बनाएंगे, बहुत सिंपल है. आइए देखिए कैसे बनाएंगे. सबसे पहले हम जो मेन बेसिक है जो हम नॉर्मली अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी टाइडल वॉल्यूम को बना देते हैं. सो लेट अस ड्रॉ द टाइडल वॉल्यूम. इतना हम अंदर ले रहे हैं, इतना बाहर छोड़ रहे हैं, लाइक दिस. नाउ ये तो हमने नॉर्मली अंदर ली एयर, इतनी. हम मैक्सिमम और कितनी ले सकते हैं, इतनी. ये हमने नॉर्मली बाहर छोड़ी, बट अभी हम और कितनी छोड़ सकते हैं, 1100 ml, लाइक दिस. ऑलराइट, सो लेट अस कंप्लीट दिस नाउ. दिस इज द टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली एक्सपायरेशन एंड नॉर्मल इंस्पायरेशन. इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं. यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, और यहां भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. नाउ ये जो है स्टूडेंट्स, ये दिस मच, दिस इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितनी हम ले रहे हैं. नाउ ये नॉर्मली छोड़ी इतनी, और ये दिस विल बिकम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. थर्ड, नाउ जितनी वॉल्यूम कभी भी यूज नहीं होगी, कौन सी है, आइए बनाएं. जब हमने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया तब भी 1200 ml हमेशा रहेगी. सो दिस मच, दिस इज द रेसिडुअल वॉल्यूम. यहां वापस एक लाइन खींच के इसको कंप्लीट कर देते हैं ग्राफ को. पहले बेसिक बनाया, बेस लाइन से ऊपर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर नॉर्मल बेसिक एक्सपिरेशन किया, फिर ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. जब एक मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद भी क्या रह गया, रेसिडुअल वॉल्यूम. सो दिस बिकम्स द रेसिडुअल वॉल्यूम. अब ये तो चारों वॉल्यूम्स हो गई, 1 2 3 4. हम एक काम करते हैं, हम यहीं पर इनकी डिटेल्स लिख देते हैं. दिस इज 500 ml, 2500 to 3000 ml. This is 1000 to 1200, average is 1100 ml, and this is 1200 ml. These are the 4 volumes. Now let us draw the capacities. क्या क्या capacities होंगी, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा जो है
IRV plus TV. This is the IC, that is TV plus IRV. Now let us draw the expiratory capacity. Normal expiration plus ERV, this much. This is EC, that is TV plus ERV. So ये पहली कैपेसिटी, हम A भी कर देते हैं कैपेसिटीज के लिए, तो IC एंड EC. नाउ वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी पूरी की पूरी यहां से लेके ये सारी, दिस इज द वाइटल कैपेसिटी एंड दैट इज TV plus IRV plus ERV. This is the vital capacity. Now let us draw the total lung capacity, पूरी की पूरी यहां से लेके पूरी नीचे तक, लास्ट तक. This is total lung capacity and this is vital capacity plus residual volume. All right. और अगर आपको इसमें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी बनाना है तो वो हो जाएगी ये ERV प्लस दिस RV. दिस बिकम्स द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. सो दिस इज अ ग्राफ विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटीज. पहले बेसिक इतना ले सकते हैं, ये और ले सकते हैं एक्स्ट्रा, ये और एक्स्ट्रा जो छोड़ सकते हैं दिस मच, छोड़ने के बाद भी इतनी हमेशा रहेगी और फिर हमने इनको ऐड करके सारी कैपेसिटीज बना ली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ये सब वैल्यूज अच्छे से आनी चाहिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. आप इसको नोट डाउन करिए. इसके साथ हमारा फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, दैट इज ब्रीदिंग. एंड नाउ वी विल सी कि जो एयर हमने अंदर ब्रीद इन कर ली है, जो एल्विलाई तक पहुंच गई है, अब वो ब्लड के साथ एक्सचेंज कैसे होगी. प्लीज नोट दिस डाउन. So this is the first part, that is the mechanism of breathing. That means we have taken inside air and we have seen how do we exhale the air. Now students, let us talk about the second process involved in the respiration and that is the exchange of gases. Now ये जो exchange of gases हम पढ़ेंगे, इसे हम एक साथ ही पढ़ेंगे. Gases मतलब we are talking about O2 CO2 at दो सरफेस पे एक्सचेंज हो रहा है. जैसे हमने जब स्टेप्स लिखे थे पांचों, तो सेकंड और फोर्थ नंबर का स्टेप लिखा था. एक एल्वियोलर सरफेस पे जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो एल्विलाई से ब्लड में, और ब्लड जो लेकर आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 रिच ब्लड, उसे कैसे एल्विलाई में वापस डालेगा. एक तो ये प्रोसेस पढ़ेंगे. दूसरा, जब ये ब्लड जिसमें अब ऑक्सीजन आ गई है एल्विलाई से, वो इसको ट्रांसपोर्ट करके और टिश्यू पे लेके जाएगा, तो टिश्यू में कैसे ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगी और टिश्यू से वापस CO2 ब्लड में आएगी. तो दोनों सरफेसेस पर एक्सचेंज हो रहा है और इन दोनों के बीच में ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय ब्लड. तो एल्विलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में पहला एक्सचेंज होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होके आएगा टिश्यूज के पास, फिर टिश्यू और ब्लड के बीच में दूसरा एक्सचेंज होगा और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस पहुंचेगा एल्विलाई पे. इस तरह से ये सर्कल चलेगा. तो हम एक साथ पढ़ेंगे इसको, एट एल्वियोलर एंड टिश्यू सरफेस, क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम है, इसीलिए हम इसको एक साथ पढ़ते हैं. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड बाय गैसेस वी मीन्स O2 and CO2 at alveolar and tissue surface. सबसे पहले तो हमें ये प्रोसेस पता होना चाहिए जिस प्रोसेस के थ्रू ये एक्सचेंज करते हैं. उस प्रोसेस, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन का यहाँ मतलब है कि गैस अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द प्रोसेस. हाउ विल इट हैपन? बाय सिंपल डिफ्यूजन. ये पहला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. बाय सिंपल डिफ्यूजन, इंपॉर्टेंट. क्या होगा सिंपल डिफ्यूजन का मतलब? यहां पर फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर
लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। नाउ यहां पे जो वर्ड आया है स्टूडेंट्स वो है पार्शियल प्रेशर। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्शियल प्रेशर है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय दिस। नाउ पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है अगर हम एक गैसेस का मिक्सचर लें जिसका सपोज प्रेशर है, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारी एटमॉस्फेरिक गैस टोटल एयर का प्रेशर होता है 760 mm मर्करी mmHg। इसमें ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, CO2 का कितना प्रेशर है, नाइट्रोजन का कितना प्रेशर है, वो जो परसेंटेज है वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर हो गया। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की तरह समझें, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूं। What is partial pressure? It is represented as PO2, PCO2. So partial pressure is the pressure exerted by gas in a gas mixture. एक गैसेस के मिक्सचर में एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसे उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारी, हम सब जानते हैं वो उसका टोटल प्रेशर होता है 760 mmHg। और हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस एयर में जो ऑक्सीजन है वो कितनी होती है, वैसे तो 20.81% होती है बट हम लोग उसको 21% बोलते हैं। सो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है 21%, पूरी एयर में जितनी भी गैसेस हैं उसमें से 21% ऑक्सीजन है। यानी अगर हमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है PO2, वो हो जाएगा 21% ऑफ दिस टोटल प्रेशर एंड दैट इज 21% ऑफ 760 mmHg एंड दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 159 mmHg। यानी कि 760 mmHg जो टोटल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक एयर का, उसमें से 159 mmHg जो है वो ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम PCO2 निकालें यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जो CO2 है वो सिर्फ 0.03% होती है टोटल गैस में। तो इसका जो PCO2 आएगा वो आता है 0.3 mmHg। इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, प्रेशर हमेशा मिलीमीटर मर्करी में ही नापा जाता है। सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर। यानी जहां भी PO2 ज्यादा है वहां से जहां पे PO2 कम है उस तरफ ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगी, जहां पर PCO2 ज्यादा है वहां से जहां PCO2 कम है उस तरफ CO2 डिफ्यूज कर जाएगी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, चाहे वो एल्वियोलर सरफेस हो चाहे वो टिश्यू सरफेस हो, कहीं भी गैस हमेशा अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ही मूव करती है। ये प्रोसेस है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फैक्टर्स which will affect this gaseous exchange. So factors affecting gaseous exchange. Now there are three main factors और इनको समझना बहुत सिंपल है। पहला फैक्टर solubility of gas। हम जानते हैं कि गैस जो है वो उस मीडियम में जिसके थ्रू उसको एक्सचेंज होना है उसमें घुल के डिसॉल्व होकर और ट्रांसमिट होती है। यानी वो गैस जितनी ज्यादा उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकती है, घुल सकती है, सॉल्यूबल है, उतनी जल्दी, उतनी फटाफट, उतनी फास्टर रेट के साथ वो डिफ्यूज कर जाएगी। सो द फर्स्ट इज सॉल्यूबिलिटी ऑफ गैस। नाउ सिंपल सा फंडा है, हायर द सॉल्यूबिलिटी देन व्हाट विल हैपन, फास्टर डिफ्यूजन रेट। और अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो वो धीरे धीरे डिफ्यूज करेगी यानी डिफ्यूजन रेट विल बिकम स्लो। सो दिस इज अ सिंपल थिंग विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमें जिस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है कि O2 CO2 में से कौन सी ज्यादा सॉल्युबल है, स्टूडेंट जो CO2 है वो O2 के कंपैरिजन में 20 to 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल है, इसीलिए CO2 जल्दी डिफ्यूज होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस दैट CO2 is
20 to 25 times more soluble than oxygen, या it has higher solubility. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से रटा होना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, और इसके थ्रू हमने देखा कि CO2 इज मोर सॉल्युबल, हेंस इट विल डिफ्यूज फास्टर देन द ऑक्सीजन. आप इसको नोट डाउन करिए, देन वील रीड द 2 अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अदर 2 फैक्टर्स. अब जो फैक्टर हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको इसे बाय हार्ट लर्न करना है, एंड दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस अक्रॉस डिफ्यूजन सरफेस. क्योंकि गैस हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, यानी कि जिस जो डिफ्यूजन सरफेस है उसके दोनों तरफ उसका कितना डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर का. जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा उतनी तेजी के साथ गैस जो है वो डिफ्यूज आउट करेगी, और उसी डायरेक्शन में डिफ्यूज करेगी जो हायर टू लोअर है. सो द सेकेंड फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब प्रेशर डिफरेंस ऑफ गैसेस अक्रॉस डिफ्यूजन सरफेस. इस डिफ्यूजन सरफेस के आर पार जो इनके प्रेशर्स में, पार्शियल प्रेशर्स में डिफरेंस है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की किस लेवल पर कितना पार्शियल प्रेशर है, और जहां हायर है वहां से लोअर की तरफ गैस डिफ्यूज करेगी. अगर हम इसको एक सिंपल टैब्यूलेटेड फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करें, लेट अस सपोज हम यहां पर गैस लिख देते हैं O2 एंड CO2. नाउ हम इसका पहले देखते हैं एटमॉस्फेरिक एयर. हम ये पार्शियल प्रेशर्स की बात कर रहे हैं. लेट मी राइट, दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स, ऑल राइट, इन द एटमॉस्फेयर. देन इन द एटमॉस्फेयर से कहाँ आएगी? एल्व्यूलाई में आएगी, तो एल्व्यूलाई. देन एल्व्यूलाई से कहाँ जाएगी वो? ब्लड में. कौन से वाले ब्लड में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. सो इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से गैस पहुंचेगी टिश्यू में. सो टिश्यू से वापस मोर ऑफ CO2 विल कम इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर फाइनली वो एक्सेल हो जाएगी. सो एक्सेल्ड एयर, एक्सेल्ड एयर. ऑलराइट, सो इस तरह से गैसेस जो हैं वो ट्रांसफर होंगी, डिफ्यूज होंगी. नाउ आप सोचिएगा कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किस में होना चाहिए? ऑक्सीजन का, जहां से वो डिफ्यूज करना शुरू कर रही है, यानी यहां सबसे ज्यादा होना चाहिए, और एल्व्यूलाई में इसके कंपैरिजन में कम होना चाहिए, तभी वो एटमॉस्फेयर से एल्व्यूलाई में आएगी. एल्व्यूलाई में ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होना चाहिए, ताकि वो यहां से इस ब्लड में पहुंच जाए जो ब्लड इसको ले रहा है. टिश्यू में ब्लड के कंपैरिजन में कम होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन टिश्यू तक चली जाए. तो इस तरह से अगर हम इसके पार्शियल प्रेशर्स लिखें, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रटे होने चाहिए. एटमॉस्फेरिक एयर में अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 159 mmHg होता है, और इसका परसेंटेज होता है 20.81%. ये परसेंट और वैल्यू दोनों पे क्वेश्चन आता है. CO2 अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.3 mmHg, और परसेंटेज होता है 0.03%. नाउ एल्व्यूलाई में ये वैल्यू हो जाती है 104 एंड 40. में बार बार mmHg नहीं लिख रही हूं. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इट इज 95 एंड ऑलमोस्ट 40. टिश्यू में 40 एंड 45. अब टिश्यू में CO2 बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं. सो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर देन द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. सो इट इज लाइक दिस. देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी सेम ऑलमोस्ट टिश्यू की तरह रहेगा, एंड एक्सेल्ड एयर में इट इज 116 एंड दिस इज 32.
अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे ये है 5.3% एंड दिस इज 13.1%. ऑलराइट, सो दीज आर द वेरियस. अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ से ये इधर चली जाएगी एयर, फिर ये एयर ब्लड में गई, ऑक्सीजन सॉरी, तो यहाँ का प्रेशर और कम है, फिर यहाँ से टिश्यू में आ जाएगी और फिर टिश्यू इसको यूज कर लेगा. और CO2 का उल्टा हो रहा है, टिश्यू में सबसे ज्यादा है, मोर देन 45, सो टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड में आएगी और फिर ये फाइनली एल्विलाई में पहुंचेगी. एल्विलाई का भी टिश्यू से कम है और फिर ये एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे कम होती है और एल्विलाई से ही एक्सेल हो रही है तो ये इससे भी कम है. तो ये प्रेशर्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं बाय हार्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ वी कैन राइट दैट. जो बुक्स में अगर आपकी थ्योरी में पेपर आएगा तो आपको कैसे लिखना है, इन्हीं पॉइंट्स को आपकी थ्योरी लिखनी है. कैसे लिखना है दैट ऑक्सीजन का लिखना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 एट एटमॉस्फेरिक एयर इज 159, at alveoli is 104. So the oxygen will diffuse from atmospheric air into alveoli. Then at tissue, the partial pressure of oxygen in the oxygenated blood is 95. In the tissues, it is less than 40. So oxygen will go from the blood into the tissues. Next, the partial pressure of CO2 at tissue is more than 45. So this will diffuse into the blood. So it will go into the blood and this will become deoxygenated blood. Next, the partial pressure of CO2 at alveoli is 40. So it will diffuse from alveoli into atmospheric air where the pressure is 0.3. तो इसी को आप थ्योरी में लिख दीजिएगा, बट इंपॉर्टेंट है हमने इसको एक सिंपल वे में टेबल में बना लिया है ताकि हम इजीली इसको लर्न कर सकें. इसको आप बनाइए, फिर हम इसका डायग्राम भी बना लेंगे जो बहुत कॉमनली पूछते हैं. प्लीज ड्रॉ दिस. So now students, let us try to understand the flow of these gases in the diagrammatic way and we'll write all the pressures also. आइए आप समझते हैं किस तरह से ये फ्लो होता है. वैसे तो आप लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब भी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. आइए देखिए. Now let us draw एक alveoli. This is an alveoli. ये alveoli की हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. सिंगल है, हमने इसे एल्व्यूलस लिख दिया. एल्व्यूलस में अब हम जानते हैं PO2 है 159, मैं बार बार mmHg नहीं लिख रही हूं, और PCO2 है 0.3. यहां पर है एटमॉस्फेरिक एयर और एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 है, आई एम सॉरी, ये है 104 and 40. Here it is 159 and 0.3. सीधे सीधे समझ में आ रहा है. ऑक्सीजन यहां चली जाएगी और CO2 हाई टू लो फ्रॉम एल्वुलस इनटू एयर आ जाएगी. नाउ पहले हम बीच में एक हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली. Let us draw the heart. हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं स्टूडेंट्स हार्ट का. नाउ हार्ट में ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया. दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेट अस सपोज दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वेना केवा आ रही है. यहां से ये पल्मोनरी वेन हो गई, पल्मोनरी आर्टरी, आई एम सॉरी, और ये अयोटा निकल रहा है. दिस इज लेट्स से अयोटा. हियर देयर इज अयोटा. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, और यहां पर हम एक टिश्यू बना लेते हैं. ये कुछ सेल्स बना दिए हमने जो टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस इज टिश्यू, हियर वी हैव द हार्ट एंड दिस इज द एल्व्यूलस. इनके बीच में सारा कनेक्शन होना है. कैसे होगा? सबसे पहले एल्व्यूलाई से ब्लड आएगा, ये ब्लड जो है यहां पर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टूडेंट्स, और ये जो है पल्मोनरी वेन है. एक्चुअली दिस इज द पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन जो है हम जानते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में लेकर आती है.
तो यहां पर जो PO2 है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरह होगा यानी 95, और PCO2 जो है वो होगा 40, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो इधर आ जाएगी और जो CO2 है वो बाहर चली जाएगी, लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो ब्लड है ये टुवर्ड्स हार्ट आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां लिख देते हैं दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देयर इज मोर ऑफ ऑक्सीजन। हम जानते हैं, हम और पढ़ेंगे कि ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेकर आता है। सो इस तरह से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलेगी और वो अयोटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के एक एक सेल तक लेकर जाएगी, लाइक दिस। ये अयोटा का रिप्रेजेंटेशन है। अयोटा आगे डिवाइड होकर सारी आर्टरीज बनाता है पूरे बॉडी की, और उन सबको टोटल मिलाकर सिस्टेमिक आर्टरीज कहते हैं। तो हम एक साथ लिख देते हैं सिस्टेमिक आर्टरीज। इनमें भी कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहां पर भी जो PO2 है वो कैसा होगा, सेम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरह। सो एक बार लिख देते हैं दिस इज 95 एंड PCO2 इज 40, और यहां भी सेम रहेगा 95 एंड PCO2 इज 40, इस तरह से। नाउ ये पहुंचा टिश्यू में, और टिश्यू में क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर PO2 है लेस देन 40 और PCO2 बहुत ज्यादा हो गया है, 45 से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पर अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, तो ब्लड जो है ये ऑक्सीजन तो अंदर दे देगा और इसका जो CO2 है वो ब्लड वेसल में आ जाएगा। अब ये ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी CO2 रिच ब्लड हो गया है। इस ब्लड को अब कैरी करेंगी वेन्स, और ये सब वेन्स मिलकर सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा बनाएंगी, और फाइनली ये जो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट है वहां पर इस ब्लड को लेकर जाएंगी। सो ये पहुंचा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब ये ब्लड पहुंचा, ये सारी वेन्स हैं, हम इन्हें टोटल कह देते हैं सिस्टेमिक वेन्स। सिस्टेमिक वेन्स में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसका PO2 कितना होगा 40 और PCO2 होगा 45, लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस, राइट एट्रियम में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है। सो ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहां से ये ब्लड पहुंचेगा वापस लंग्स में। सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और इसके अंदर भी कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसका भी PO2 और PCO2 कितना है, जितना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, यानी CO2 ज्यादा होगा, O2 कम, 40 एंड 45 सेम। नाउ दिस इज गोइंग बैक इनटू द लंग्स, तो क्या होगा, यही CO2 बाहर चली जाएगी और O2 अंदर आ जाएगी। जैसे O2 अंदर आया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑलराइट, लाइक दिस। सो इस तरह से हमने देखा कि कैसे पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टेमिक वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो टिश्यू से CO2 के मिक्स होने के कारण बन रहा है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एल्वियलस में जाएगा, तो क्योंकि एल्वियलस में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, O2 का ज्यादा है, तो CO2 बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और O2 जो एटमॉस्फेयर से आ रही है वो इस ब्लड में मिक्स हो जाएगी। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। सो दिस इज द एंटायर डायग्राम जिसमें हमने सभी पार्शियल प्रेशर्स और किस तरह से फ्रॉम एल्वियलस टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज टू deoxygenated blood and back into the alveolus किस तरह से एक्सचेंज होता है वो हमने पढ़ा। So this is the second factor which is affecting the gaseous exchange, that is the partial pressure। जहां ज्यादा partial pressure है वहां से कम की तरफ वो गैस डिफ्यूज करेगी। आप इसको बनाइए, फिर हम पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर which is affecting this exchange।
So these are the two important factors. One is the gas solubility. CO2 is definitely 20 to 25 times higher soluble, and the pressure gradients. और हमने सारी surfaces पे जहाँ जहाँ से exchange हो रहा है उनके various partial pressures को study किया. Now the third factor is the diffusion surface thickness. So thickness of diffusion surface. Now ये भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जितनी पतली सरफेस होगा उतना फटाफट गैस डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि उसको कम थिकनेस को क्रॉस करना है. सो लेट अस राइट लेसर द थिकनेस, lesser the thickness, faster is the diffusion rate, faster the diffusion. यानी हमने पहले भी पढ़ा था कि एक आइडियल डिफ्यूजन सरफेस को थिक होना चाहिए या थिन होना चाहिए, उसे थिन होना चाहिए. जितना पतला होगा उतना इजीली गैसेस उसके थ्रू डिफ्यूज कर सकती हैं. दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. नाउ स्टूडेंट्स, ब्लड और टिश्यू के लेवल पे तो डेफिनेटली थिन होता ही है, क्योंकि टिश्यू सेल का बना हुआ है और सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको इजीली क्रॉस कर लेती हैं गैसेस. लेकिन अगर हम बात करें एल्वियोलर सरफेस की, जिस पर क्वेश्चन पूछते हैं, सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द एल्वियोलर सरफेस. एल्वियोलर सरफेस जो होता है स्टूडेंट, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, होनी भी चाहिए ताकि डिफ्यूजन अच्छे से हो सके, इसकी थिकनेस लेस देन 1 mm होती है. सो लेट अस राइट दैट थिकनेस इज लेस देन 1 mm. एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, और एक और क्वेश्चन आता है एक्चुअली होती है 0.2 mm. सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, आइदर लेस देन 1 mm या 0.2 mm. अब ये किस किस का बना हुआ है? इट हैज 3 layers. व्हाट आर दीज 3 layers? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सपोज एल्व्यूलाई बना देती हूं मैं, एक एल्व्यूलस है, ये इसकी वॉल है जो किसकी बनी है? हमने पढ़ा था एल्व्यूलस की लाइनिंग होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और हम जानते हैं स्क्वैमस मतलब फ्लैट सेल्स हैं और सिंपल मतलब सिंगल लेयर है, तो एक लेयर है वो भी फ्लैट सेल्स की, तो बहुत पतला सा सरफेस है. सो लेट मी राइट दैट दिस इज द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्व्यूलस. ये एल्व्यूलस है. नाउ इसको एक्सचेंज किससे करना है स्टूडेंट? इसको एक्सचेंज करना है ब्लड वेसल से. ब्लड वेसल जो आ रही है आर्टरी फिर डिवाइड हुई होगी वेन्स में, सॉरी आर्टेरियोल्स में, फिर फाइनली कैपिलरीज बनी, यानी यहां पर जो पहुंच रही है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रही हूं, इतना दूर नहीं होता है, वैसे ही एकदम पास में होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी डिफ्यूजन सरफेस है, जो भी आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसकी रिच ब्लड सप्लाई होती है. तो इसकी भी रिच ब्लड सप्लाई है, बहुत सारी ब्लड सप्लाई है यहाँ पे, तो ये कैपिलरी बना देते हैं. और कैपिलरी की भी हमने पढ़ चुके हैं जब हमने एपिथेलियम पढ़ा था कि जो कैपिलरी या ब्लड वेसल में पर्टिकुलरली ब्लड कैपिलरी की जो लाइनिंग होती है वो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही होती है, और उसे एंडोथेलियम कहते हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द endothelium of capillary, endothelium of blood capillary. And what is this? ये क्या है? ये भी simple squamous epithelium है, यानी flat cells की single layer है. So simple squamous epithelium, और ये है of alveolus. Alright, इनके बीच में यहां exchange होगा, ये इधर exchange होना है, ये सरफेस है. और हम जानते हैं कि एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यानी यहां पर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो इनके बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी अगर गैस को सपोज O2 को एल्व्यूलस से ब्लड कैपिलरी में आना है और CO2 को कैपिलरी से वापस एल्व्यूलस में आना है ताकि वो बाहर निकल जाए, उसे 3 लेयर्स क्रॉस करनी है. पहली एल्व्यूलस की एपिथेलियम, फिर वो क्रॉस करेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन,
और फिर वो क्रॉस करेगी कैपिलरी की लाइनिंग, तब वो फाइनली इस ब्लड में आएगी जो इस कैपिलरी के अंदर फिल्ड है, भरा हुआ है, इसमें फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी, आगे ट्रांसपोर्ट होगी, कैसे वो हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, इस तरह से ब्लड आ रहा है, यहां से जा रहा है। ऐसे ही CO2 को अगर क्रॉस करना है, पहले उसे कैपिलरी की एंडोथीलियम क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर ये बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर एल्वियलस की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तब वो एल्वियोलाई की कैविटी में पहुंचेगी और फिर यहां से वो एटमॉस्फेयर में जाएगी। सो ये 3 लेयर्स मिलकर टोटल बना रही है एल्व्यूलर डिफ्यूजन सरफेस, और ये टोटल थिकनेस जो है स्टूडेंट्स ये है लेस देन 1 मिलीमीटर और 0.2 millimeter. So this is consisting of 3 layers. Now let us write down. The first is simple squamous epithelium of alveolus. This is the first layer. The second layer is the basement membrane in between, and the third layer is the capillary endothelium. और कैपिलरी की जो एंडोथीलियम है वो भी क्या है, वो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. सो इट्स अ वेरी थिन लेयर. दीज आर द 3 लेयर्स. ये पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है, ये तीनों मिलाकर एल्व्यूलाई पर डिफ्यूजन सरफेस एरिया बना रही है. So this is an ideal respiratory surface because it has very rich blood supply, it is thin, it is moist and it has a large surface area. हमने पढ़ा था 80 मीटर स्क्वायर ऑलमोस्ट टेनिस कोर्ट बन जाएगा अगर हम दोनों लंग्स के सारे एल्वियोलाई को एक साथ बिछा दें. So this is the third factor. तो इस तरह से हमने देखा स्टूडेंट्स की नेचर ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से टिश्यू तक पहुंचे और CO2 टिश्यू से वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचे. इसके लिए पार्शियल प्रेशर्स अकॉर्डिंगली होते हैं, थिकनेस बहुत थिन रखी गई है और गैसेस जो हैं वो सॉल्युबल भी हैं ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वील टॉक कि ये जो एक्सचेंज होकर ब्लड में O2 आ गई है ये टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कैसे होगी. वापस टिश्यू में जाके तो फिर एक्सचेंज हो जाएगा, बट ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगी. और ऐसे ही टिश्यू जो CO2 को ब्लड में रिलीज कर रहा है वो यहां तक पहुंची कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे हुई. फिर तो ये डिफ्यूज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, बट वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2. टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.